जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा था। आज हम रासायनिक समीकरण के लाभ के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं भी हैं, वो कुछ हद तक ही हमारा मदद कर सकता है, और फिर उस सीमा को हम दूर करने की कोशिश करेंगे कि जो जो रासायनिक समीकरण हमसे जानकारी छुपा रहा है उस जानकारी को और अधिक किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब तक हम रासायनिक समीकरण के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसको संतुलित क्यों करना आवश्यक है, संतुलित कैसे किया जाता है, ये सब बातें हम जान चुके हैं। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछेंगे, बस उसी से रिलेटेड आपको उत्तर देना है कि रासायनिक समीकरण लिखने के लाभ क्या हैं। क्या आप बता सकते हैं? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, आखिर आप क्यों लिख रहे हैं, बस इसी का उत्तर देना है। हम वहीं से बीच से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रासायनिक समीकरण जो आप लिखते हैं उसका आपको लाभ क्या क्या होता है। सर कॉपी बचत होता है, हाँ चलिए ये भी लाभ हो गया। और क्या लाभ होता है? सर समय का भी बचत होता है, हाँ ये भी मान गए, रासायनिक समीकरण लिखने में समय का काफ़ी बचत होता है। और कुछ लाभ है नज़र में? तो हाँ, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं वह कितना मात्रा में लेना है, इस चीज़ की भी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। और कितना मात्रा में पदार्थ बनेगा इस चीज़ की भी हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम फिर से वही घिसा पिटा एग्जाम्पल देंगे। H2 है प्लस O2 है, यह दोनों का अभिक्रिया हुआ, मिलके क्या बना? H2O। अब चलिए समीकरण संतुलित करते हैं। इधर 2 से गुना कीजिए, इधर भी 2 से गुना कीजिए, हो गया समीकरण संतुलित। अब इस समीकरण को जरा ध्यान से देखिए, ये आपको क्या क्या लाभ पहुंचा रहा है। हाँ भाई समझ गए, समय का बचत हो रहा है, आपका पेज का भी बचत हो रहा है। इसके अलावा क्या आपको लाभ पहुंच रहा है? तो जरा समीकरण को ध्यान से देखिए। ये समीकरण कहना चाह रहा है कि यदि आपको जल बनाना है, तो जितना मात्रा में आप ऑक्सीजन ले रहे हैं उससे डबल मात्रा में आप हाइड्रोजन लीजिए, तब आपका जल बन जाएगा। वो भी कितना मात्रा में? ऑक्सीजन से डबल मात्रा में। तो यह क्या कहना चाह रहा है? कुल मिला के पदार्थ की मात्रा को बताना चाह रहा है कि कितना आप ये चीज़ लीजिए, कितना ये चीज़ लीजिए, उससे कितना मात्रा में बनेगा। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? रासायनिक समीकरण दे रहा है। तो यह भी रासायनिक समीकरण का एक लाभ हो गया। अब एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण के लाभ क्या क्या हैं, तो आपको लिख देना है। कॉपी का बचत, समय का बचत, पदार्थ की मात्रा को बताता है, ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं। बस यही एक चीज़ आपको लिखना है। चलिए, अब अगर आप कॉपी पर नोट कर रहे हैं तो पॉज कर इसको नोट कर सकते हैं, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रासायनिक समीकरण लिखने के लाभ को लिखें, तो आपको आंसर कैसे लिखना है? जो क्वेश्चन पूछ रहा है बस वैसा का वैसा बैठा देना है कि रासायनिक समीकरण लिखने के लाभ निम्नलिखित हैं। अब क्या निम्नलिखित है? तो 1 नंबर दीजिए। क्या चीज़ का बचत होता है रासायनिक समीकरण को लिखने से? तो समय का। तो लिख दिए फर्स्ट नंबर पे, रासायनिक समीकरण को लिखने से समय की बचत होती है। फर्स्ट नंबर आप देख सकते हैं हम लिख दिए हैं, समय की बचत होती है। दूसरा नंबर आपको क्या बचत होता है? तो रासायनिक समीकरण को लिखने से कॉपी के पेज की बचत होती है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप कॉपी का पेज ही क्यों लिखें, हम जमीन पर रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो जमीन का बचत हो गया। आप बोर्ड पर लिखते हैं तो बोर्ड का बचत हो गया, तो कॉपी का पेज ही क्यों लिखें? तो समझिए, एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वह किससे पूछता है? हमसे नहीं, आपसे। तो आपको क्या क्या लाभ पहुंच रहा है आपको यह बताना है। आपको यह साबित करना होगा एग्जामिनर को कि आप जो लिख रहे हैं वह रट्टा मारकर नहीं लिख रहे हैं, आप सोच समझकर क्वेश्चन को अच्छे से फील कर रहे हैं। आपको जो जो लाभ पहुंच रहा है वो चीज़ आप लिख रहे हैं। तो आपको रासायनिक समीकरण को लिखने से क्या क्या लाभ हो रहा है? आप किस चीज़ में लिखते हैं? बोर्ड पर लिखते हैं क्या? नहीं, आप कॉपी पर ही लिखते हैं। स्टूडेंट तो कॉपी पर ही लिखेगा। तो कॉपी पर लिखने से कॉपी का पेज का बचत किसको हो रहा है? स्टूडेंट को। तो वह लिखेगा क्या? कॉपी के पेज की बचत होती है। अगर हमसे पूछा जाता तब हम कहते भाई बोर्ड का बचत होता है, बोर्ड की जगह का बचत होता है। आपसे पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको लिखना है क्या? कॉपी के पेज की बचत होती है। इससे पता चलेगा कि स्टूडेंट रट्टा मारकर नहीं आया है, या क्वेश्चन को खुद से समझ रहा है और खुद से लिख रहा है। ठीक है,
थर्ड नंबर अब देखते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने से और क्या लाभ पहुंचता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है पदार्थ और जो बन रहा है पदार्थ वो कितना मात्रा में भाग लेगा, कितना मात्रा में बनेगा, इस चीज़ का जानकारी हमें मिल जाता है। आप चौथा नंबर यह भी लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने से भाग लेने एवं बनने वाले पदार्थों का द्रव्यमान का पता चलता है। लेकिन यह लिखना उतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम पदार्थों की मात्रा जो लिख दिए हैं ना, इसी में द्रव्यमान छिपा हुआ है। आप लिख भी सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट में, नहीं भी लिख सकते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम रासायनिक समीकरण की सीमाओं को जानते हैं कि रासायनिक समीकरण की सीमा क्या क्या है। अब सीमा क्या है भाई, लड़की है क्या? नहीं। सीमा का अर्थ होता है कि यह आपको कुछ हद तक ही मदद कर सकता है, उस हद के पार यह आपको कुछ चीज़ का जानकारी नहीं दे पाता है। इसको इंग्लिश में हम लिमिटेशन भी कहते हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे, हम यह जानेंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण हमको क्या क्या चीज़ का इंफॉर्मेशन छिपा रहा है। तो देखिए, आप रासायनिक समीकरण को जरा ध्यान से देखिएगा। हम एक लिखने जा रहे हैं, Fe प्लस H2O अभिक्रिया करके क्या बनाता है हम जानते हैं, Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पर बताइए, यह जो Fe यानी हम लोहा ले रहे हैं इस अभिक्रिया में, यह जो लोहा है ये किस अवस्था में है? क्या यह ठोस है या द्रव है या इसको एकदम गर्म करके गैस बना दिया गया है? जानकारी आपको मिला क्या? नहीं मिला। अब यह जो पानी है यह बर्फ की अवस्था यानी ठोस अवस्था में भी रह सकता है, गैस की अवस्था में भी रह सकता है और यह द्रव अवस्था में भी रह सकता है। तो क्या आपको इस समीकरण से जानकारी मिल रहा है कि यह पानी किस अवस्था में है? नहीं, जानकारी नहीं मिल रहा है। अब यह जो Fe3O4 है यह किस अवस्था में बना है? क्या यह द्रव के रूप में बना है कि गैस के रूप में बना है कि ठोस के रूप में बना है? आपको इसका जानकारी मिला क्या? नहीं मिला। अब यह जो H2 बना है ये किस रूप में, गैस के रूप में उड़ जा रहा है या आपको पानी बन जा रहा है? H2 का लिक्विड भी होता है, क्या यह द्रव बन रहा है? इस चीज़ का भी जानकारी नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण में बनने वाले या भाग लेने वाले पदार्थों की भौतिक अवस्था का कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाता है। और कुछ सीमा है क्या भाई? हाँ, होता है। देखिए, अब यह जो एक हम आपको अभिक्रिया लिख रहे हैं Fe प्लस H2O प्लस O2, यह आपस में अभिक्रिया करके बनाता है Fe2O3। कुछ चरणों में अभिक्रिया होता है, लेकिन हम आपको एक लाइन में लिख दिए कि Fe2O3 बनाता है। इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। और इसको जंग भी कहते हैं। लोहा में जो जंग लगता है उसी का ये फॉर्मूला है। और आपको एक और अभिक्रिया लिख रहे हैं C प्लस O2 इक्वल टू CO2। अब इस दोनों अभिक्रिया को जरा ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखना है। अब यह दोनों अभिक्रिया लिखा तो गया Fe प्लस H2O प्लस O2 इक्वल टू बन गया Fe2O3, और एक और दूसरा अभिक्रिया लिखे हैं C प्लस O2 इक्वल टू CO2। दोनों तो रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसमें अंतर क्या है, इस चीज को समझिए। इसमें गति का अंतर है। यह वाला रासायनिक अभिक्रिया जो होता है लोहा में जंग लगना, यह जो हम बताए आपको जंग लगने का सूत्र है। यहाँ पे यह समीकरण कहना चाह रहा है कि लोहा में जब पानी और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करता है तो जंग का निर्माण कर देता है। ठीक है, यह बात समझ गए। लेकिन कितना देर में करता है यह चीज का जानकारी दिया क्या? 5 मिनट, 10 मिनट, 5 साल, कितना दिन? आप कोई भी लोहा में जो जंग लगता है कितना समय लगता है? बहुत ज़्यादा समय लगता है। जंग लगना एक लंबा प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए, यह जो हम समझ गए कि यह जो अभिक्रिया है इसमें काफ़ी समय लगेगा, समय काफ़ी लगेगा। और यह देखिए कार्बन प्लस O2 इक्वल टू CO2। आप लकड़ी लीजिए, उसको जला दीजिए, तुरंत जल जाता है, जल के राख बन जाता है। तो यह काफ़ी कम समय में ख़त्म हो जाता है, कम समय। तो क्या यह रासायनिक समीकरण आपको समय के बारे में जानकारी दिया क्या? फॉर्मूला तो बता दिया Fe प्लस H2 प्लस O, माफ कीजिएगा H2O प्लस O2 इक्वल टू Fe2O3, लेकिन कितना समय नहीं बताया।
अब ये C+O2 इक्वल टू CO2 तो लिख दिए, लेकिन कितना समय में खत्म हो रहा है ये नहीं बताया। तो रासायनिक समीकरण लिखने का और क्या सीमा है कि रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की दर का पता नहीं चलता है कि कितना जल्दी यह खत्म होने वाला है या कितना समय लेने वाला है। और कुछ है क्या? हाँ, बहुत सारा चीज है। और देखिए, अब हम एक अभिक्रिया लिख रहे हैं, जैसे देखिए C+O2 इक्वल टू CO2। चलिए इस अभिक्रिया का हम समीकरण लिख दिए हैं। अब इस चीज़ को अच्छे से समझिए, यह रासायनिक समीकरण आपको क्या करा है? कार्बन का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराइएगा, या दूसरे शब्दों में कहें, हम आपको क्या बताए थे? ऑक्सीजन से अभिक्रिया का अर्थ होता है जलाना या दहन कराना। तो कार्बन को जब आप जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। आप लकड़ी लीजिए, उसको जलाइए, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्राप्त होगा, लेकिन आपको साथ साथ क्या मिलता है? काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उष्मा। आप कोयला जलाइए, उससे क्या आपको मिलता है? ताप, उष्मा। तो क्या यह चीज़ का जानकारी आपको यह रासायनिक समीकरण दिया? नहीं दिया। अब दूसरा अभिक्रिया देखिए, N2+O2, यह आपस में अभिक्रिया करके बनाता है NO, जिसको कहते हैं, कहीं पे कॉपी में लिख लीजिए, नया नाम आपको सीखने को मिल रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड। समीकरण तो लिख दिए, N2+O2 इक्वल टू NO बनाता है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। लेकिन क्या यह समीकरण हमको इस चीज की जानकारी दे रहा है कि आखिर यह संपन्न होने में हमको क्या करना पड़ा होगा, किस चीज का मशक्कत करना पड़ा होगा? नहीं बता रहा है। तो हम आपको बता देते हैं, N2 और O2 को मिलाइएगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं आपका बनने वाला है। इसके साथ में आपको उष्मा देना होगा, हीट देना होगा, गर्म करना होगा, तब नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो क्या यह रासायनिक समीकरण आपको यह बात बताया? नहीं बताया, छिपा लिया। तो इस समीकरण को देखिए, इस समीकरण में क्या हो रहा है? यह दोनों आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तो बना रहा है, लेकिन साथ में आपको उष्मा काफी मात्रा में भी दे रहा है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अभी आपको डेफिनेशन लिखाएंगे, क्या होता है उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए, वैसा यह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के साथ क्या मिल रहा है? उष्मा मिल रहा है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को जरा ध्यान से देखिए। इस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने में जो आपका भाग ले रहा है अभिकारक, उसके साथ साथ आपको क्या देना पड़ गया? उष्मा। उष्मा पहले देना पड़ गया। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया। अभी डेफिनेशन लिखाएंगे, इसका चिंता नहीं कीजिए। अभी बस आप समझिए कि रासायनिक समीकरण आपको क्या क्या चीज़ का जानकारी नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यह जो रासायनिक समीकरण संपन्न हो रहा है, इसमें जो यह आपका भाग ले रहा है अभिकारक, इसको उत्पाद बनने के लिए उष्मा का जरूरत है। ये उष्मा का शोषण करता है, इसमें आपको उष्मा देना पड़ेगा, तब यह बनेगा उत्पाद में। और यह जो अभिक्रिया है, इसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाता है, लेकिन यह खुद ब खुद उष्मा देने लगता है। तो दोनों रासायनिक समीकरण में अंतर है, लेकिन अगर इस चीज को मिटा दिया जाए तो यह समीकरण सिंपल हमको दिखता है, सीधा C+O2 इक्वल टू CO2, N2+O2 इक्वल टू NO। और कुछ जानकारी देता है नहीं। तो यह जो रासायनिक समीकरण है, यह उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या उष्मा आपका क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, इस चीज की जानकारी नहीं दे पाता है। और भी इसका कुछ लिमिटेशन है, देखिए क्या। N2+H2 इक्वल टू क्या बनाता है मिलके? NH3। इसको कहते हैं अमोनिया, आप जानते होंगे, बता चुके हैं हम। तो N2+H2 तो आपस में मिलकर अमोनिया का निर्माण कर दिया, यह बात हम जानते हैं। लेकिन यह जो अभिक्रिया है ना, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब उत्क्रमणीय का अर्थ क्या होता है? आप इसको अभिक्रिया कराइएगा, यह ऐसे ऐसे जाके उत्पाद बन जाएगा, लेकिन फिर यह वापस आ जाएगा, यानी रिवर्स कर जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। यह ऐसे
दोनों N2 और H2 मिलकर अमोनिया तो बना दिया, लेकिन यह अमोनिया फिर वापस टूट के तुरंत N2 + H2 में भी बदल जाता है। तो क्या यह रासायनिक समीकरण हमको इस चीज़ की जानकारी दिया कि आप जो अमोनिया बनाने वाले हैं वह ज़्यादा देर स्थिर नहीं रहने वाला है, वह वापस N2 और H2 में टूट जाएगा? नहीं दिया। तो रासायनिक समीकरण जो आपका रासायनिक अभिक्रिया है उसका उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी को भी नहीं बता पाता है कि वह वापस लौट भी रहा है या नहीं। और इसका कुछ हानि है? हानि नहीं कहेंगे, कहेंगे लिमिटेशन है। देखिए क्या, CO + H2 आपस में अभिक्रिया करके बनाता है CH3OH, जिसको कहते हैं मेथेनॉल। लिख लीजिएगा कहीं पे साइड में। यह चीज़ तो हम समझ गए। यह समीकरण क्या बता रहा है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको यह भी नाम लिख लीजिए। कार्बन मोनो का अर्थ होता है एक, ऑक्साइड, यहाँ पे केगो ऑक्सीजन है, एगो, इसीलिए इसको मोनोऑक्साइड कहा जाए। और ये जो हम लिखते हैं CO2, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे डाई का अर्थ होता है दो ऑक्सीजन, इसीलिए डाइऑक्साइड। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, इसीलिए मोनोऑक्साइड, मोनो। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये जो H2 है आपस में मिलकर क्या बनाता है? CH3OH यानी मेथेनॉल। समीकरण तो यह चीज़ हमको जानकारी दे दिया, लेकिन यह संपन्न होने में हमको कुछ देना भी पड़ा क्या? कुछ मशक्कत भी करना पड़ा क्या? हाँ, यह ऐसे नहीं बनता है, इसमें आपको प्रेशर डालना होगा। प्रेशर कितना? 340 ATM का प्रेशर आपको डालना होगा, तब यह बनेगा। तो क्या यह समीकरण हमको इस चीज़ की जानकारी दे रहा था? हम तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, मिलाने चल गए मिलाने, अब मिल ये नहीं रहा है। काहे? मेथनॉल मेरा बन ये नहीं रहा है, तो यह तो समस्या न हो गया। यह बात बताना भूल गया, या कहें तो नहीं बता पाया कि खाली मिलाने से नहीं होगा, आपको प्रेशर भी डालना होगा, वो भी कितना? 340 ATM का। तो यह चीज़ का जानकारी यह नहीं दे रहा है। और क्या देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट हम जानते हैं CaCO3, यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब इस समीकरण को जरा ध्यान से देखिए। कैल्शियम कार्बोनेट किस में परिवर्तित हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अब एक काम करिए, आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए और इंतजार कीजिए कि वह कब परिवर्तित होता है। वह नहीं होगा। क्यों सर? समीकरण तो कह रहा है कि यह परिवर्तित हो जाता है, तो क्यों नहीं होगा? क्या यह समीकरण गलत बोल रहा है क्या? नहीं, यह समीकरण गलत नहीं बोल रहा है, बल्कि आपको आधा बात ही बता रहा है। यह बात सही है कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन इसे यह बात बताना भूल गया यह समीकरण कि गर्म करना होगा। आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कीजिएगा, तभी यह कैल्शियम ऑक्साइड और माफ कीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होगा। तो यह जो रासायनिक समीकरण होता है कई सारे बातों को छुपा लेता है, या कहें तो कह नहीं पाता है। तो कुछ मुख्य बातों को अब हम क्वेश्चन आंसर के रूप में लिखेंगे। चलिए इसको नोट करिए तो पहले, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें हम रासायनिक समीकरण में जो आपका लिमिटेशन है, जो इसका सीमा है, उसको कुछ हद तक जो मुख्य रूप से है लिखा दिए हैं। अब यहाँ पे बात आता है, सर रासायनिक समीकरण का समझ तो गए कि सीमाएं हैं, तो अब इसका उपाय क्या है? क्या करें? रासायनिक समीकरण पढ़ना छोड़ दें क्या? नहीं, अब हम क्या करेंगे, यह जो इसका लिमिटेशन है, यह जो इसका सीमा है, इसको कुछ हद तक दूर करने की कोशिश करेंगे। हम कुछ हद तक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 100% तो किसी को प्योर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको कुछ हद तक सुधार किया जा सकता है। तो अब हम सीखेंगे कि वह सुधार किस प्रकार से करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। तो रासायनिक समीकरण को अब हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ये समीकरण है, हम फिर से लिख रहे हैं Fe + H2O आपस में मिलकर यह क्या बनाता है? बार बार बोल रहे हैं, जब भी जल से अभिक्रिया होगा तो Fe3O4 + H2 का निर्माण करता है। तो जब भी आपको रासायनिक समीकरण देखने को मिले, उसमें अगर ठोस चीज़ जो आप ठोस रूप में ले रहे हैं, सॉलिड रूप में ले रहे हैं, उसका आपको यूज करना हो, तो ठोस का इंग्लिश क्या होता है? सॉलिड हम जानते हैं। द्रव का क्या होता है?
लिक्विड, और गैस का तो गैस ही होता है। तो जब अभिक्रिया में आपका ठोस पदार्थ भाग ले या बनने वाला पदार्थ ठोस हो तो उसके बगल में ब्रैकेट में छोटी s लिख दिया जाता है। तो Fe जो यहाँ भाग ले रहा है, अगर ब्रैकेट में हम s लिख दिए तो इसका अर्थ है जो मेरा अभिकारक भाग ले रहा है वो ठोस अवस्था में मौजूद है। तो इससे कुछ हमको जानकारी मिला, कुछ राहत मिला। अब यह जो H2O इसके साथ रिएक्शन कर रहा है यह द्रव अवस्था में नहीं है। द्रव अवस्था में आप रिएक्शन करिएगा, करवे नहीं करेगा। तो किस अवस्था में करता है? गैस अवस्था में। तो इसका जो अवस्था है इसको G से सूचित करते हैं, छोटी g से। और अगर लिक्विड के रूप में रहेगा, अगर द्रव के रूप में रहेगा तो छोटी l से सूचित करेंगे, ठोस में छोटी s से सूचित करेंगे, गैस में छोटी g से सूचित करेंगे। अब देखिए, अब जैसे कोई पदार्थ है और उसका आप विलयन ले रहे हैं, जैसे हम सपोज करिए हम लिखेंगे, मान लीजिए चीनी का जलीय विलयन, अब चीनी का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये हम प्योर रूप में बताएं, ये आपका सुक्रोज का फॉर्मूला होता है और ग्लूकोज का भी फॉर्मूला यही होता है। तो ये चीनी का फॉर्मूला बताएं। अब हम क्या लिखे हैं? जलीय विलयन। जब भी जलीय विलयन शब्द आ जाए, कोई भी चीज का आप जब भी जलीय विलयन लेंगे तो उसके ब्रैकेट में आप AQ लिखेंगे। अब AQ क्या है इसको समझिए, AQUA जिसका अर्थ होता है जलीय, एक का मतलब होता है जलीय। तो इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ AQ निर्देशित कर दिया जाता है। तो यह जो हम ग्लूकोज ले रहे हैं तो इसके बगल में हम क्या लिख देंगे? AQ डॉट, बस इतना सा आपको करना है। तो यह तो हो गया भौतिक अवस्था वाला बात। जब भी विलयन, जलीय विलयन का बात करें तो उसमें AQ लगा देना है, ठोस अगर लिखना है तो उसमें S लगा देना है, लिक्विड लिखना है तो उसमें L लगा देना है, द्रव मतलब द्रव रहेगा तो L लगा देना है, और गैस रहेगा तो G लगा देना है। अब जैसे देखिए, यह जो आयरन है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? Fe3O4 और H2 गैस बना रहा है। अब यह गैस क्या होता है? उड़ जाता है। जैसे गैस बना, गैस हल्का होता है, हाइड्रोजन गैस हम सभी जानते हैं, वो उड़ जाता है। तो जब भी कोई गैस बनने के बाद उड़ने लगे तो उड़ने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं तीर का निशान। इसका अर्थ है ये ऊपर की ओर उड़ रहा है, नीचे की ओर नहीं बैठ रहा है। देखिए यह दोनों चीज में अंतर है। यहाँ पे भाग ले रहा है गैस के रूप में तो अभिक्रिया में G का हम सूचित कर दिए। अब यहाँ पे यह गैस बनकर उड़ रहा है तो उड़ने के लिए हम ऊपर की ओर का निशान दे देते हैं तीर का, कि यह दर्शा रहा है कि मेरा जो बनने वाला गैस है यह भी गैस, लेकिन यह ऊपर की ओर उड़ रहा है। अब उसी तरह देखिए, अब जैसे देखिए हम फिर से लिखते हैं, क्या लिखे थे? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यह बनाता है CO2। अब हम यह जानते हैं कि कार्बन को जलाने पे भाई हमको ताप मिलवे करेगा, उष्मा मिलवे करेगा, यानी यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिस उष्मा क्षेपी यानी जिससे उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। अभिक्रिया संपन्न होने के बाद उष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन, यानी उष्मा हमको मिल रहा है। तो यह चूंकि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो इसके बगल में हम लिख देते हैं, जो उत्पाद बना उसके बगल में लिख देते हैं उष्मा। इससे भाई हमको जानकारी मिल गया। ये तो हम जान रहे थे उष्मा क्षेपी है, अब कोई नए बच्चे को बता रहे हैं तो वह देख के समझ जाएगा C प्लस O2 आपस में मिला, CO2 बना प्लस उष्मा, उष्मा क्या? उष्मा मिला होगा, गर्मी मिला होगा। अब उसी प्रकार N2 प्लस O2 यह आपस में मिलकर क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो इसमें हम क्या करते हैं? प्लस उष्मा पहले लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो अभिक्रिया है यह उष्मा को देने के बिना संपन्न होवे नहीं करेगा। आप अगर उष्मा नहीं दीजिएगा तो यह संपन्न नहीं होगा, यानी यह उष्मा खोज रहा है कि हमको दो तब हम बनेंगे। तो इसमें उष्मा हमको देना पड़ गया, इसीलिए यह क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब जो भी उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है उसमें अभिकारक के साथ में प्लस उष्मा लिख दिया जाता है, और जो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है उसमें उत्पाद के बगल में उष्मा लिख दिया जाता है। तो यह हो गया उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी के लिए। अब आगे देखिए, दूसरा देखिए, लिखते हैं हम AgNO3, जानते हैं हम सभी सिल्वर नाइट्रेट।
यह अभिक्रिया करता है अगर HCl से, तो चलिए पहले इसको परिपूर्ण करते हैं। तो ये जो AgNO3 है यह किस अवस्था में हम ले रहे हैं? सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में, तो ब्रैकेट में छोटी s लिख दिए। अब ये जो HCl ले रहे हैं यह हम इसका जलीय विलयन ले रहे हैं, ठीक है, तो AQ लिख दिए। चलिए यह आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, चलिए देखते हैं। AgCl प्लस आपका बनेगा HNO3। तो ये जो HNO3 बनता है यह जलीय विलयन में रहता है, ठीक है। और यह जो AgCl है यह अवक्षेप बनके इसका विलयन से पृथक हो जाता है। अब अवक्षेप क्या है हम आपको बता चुके हैं। अवक्षेप वह ठोस पदार्थ है जो विलयन से अलग हो जाता है, विलयन से पृथक हो जाता है। तो ये जो AgCl है ये उजला जैसा इसका अवक्षेप दही जैसा बनता है और इससे पृथक हो जाता है, विलयन से मतलब अलग हो जाता है। तो जब भी कभी अवक्षेप बनता है तो तीर को नीचे का डायरेक्शन में दिखा दिया जाता है, क्योंकि अवक्षेप हमेशा, अवक्षेप का अर्थ होता है तली, तली में बैठने वाला। तो अवक्षेप बना यानी ये नीचे जाके बैठ रहा है, तो नीचे के लिए हम तीर का निशान नीचे की ओर दिखा देते हैं। और जब गैस ऊपर की ओर उठेगा तो कैसे दिखाएंगे? ऊपर की ओर, और अवक्षेप के लिए नीचे की ओर। अभी इस सब का नोट्स लिखाया जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, अब बस अभी समझिए, ठीक है। दूसरा देखिए, अब कुछ परिस्थिति में कुछ रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, जैसे हम आपको बताए थे CO कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दिए प्लस H2, ये इससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मेथेनॉल CH3OH। अब हम जानते हैं यह अभिक्रिया ऐसे संपन्न नहीं होता है, इसमें कुछ परिस्थिति चाहिए। कौन सा परिस्थिति? दाब का, दबाव का। तो इसमें प्रेशर लगाना पड़ता है। कितना प्रेशर? 340 ATM प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 340 का लगाना पड़ता है। तो यह जो दबाव हम दे रहे हैं, परिस्थिति जो इसमें लगा रहे हैं, यह कहाँ पर आप सूचित करेंगे? तो तीर के ऊपर या नीचे आप 340 यहाँ पे ATM लिख दीजिए। पढ़ने वाला समझ जाएगा कि यह रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने में आप 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आप दबाव लगा रहे हैं। अब यह चीज़ आप तीर के ऊपर भी लिख सकते हैं, तीर के नीचे भी लिख सकते हैं। अब यहीं पर अगर हमको इस अभिक्रिया को संपन्न कराने में ताप देने का जरूरत पड़ता, तो ताप देने के लिए आपको डेल्टा से सूचित करना है। डेल्टा हो गया यानी आप उसको हीट कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं। डेल्टा इसको कहते हैं। सिंपल आपको त्रिभुज बनाना है और कुछ नहीं। तो यहाँ यह कहाँ पे देना है? आप यह भी तीर के ऊपर दे सकते हैं या नीचे दे सकते हैं, कहीं भी देना है दे दीजिए, लेकिन तीर के ऊपर नीचे ही आपको देना है, ठीक है। अब एक अभिक्रिया है, फिर से N2 प्लस H2 इक्वल टू बनता है NH3, ठीक है। अब ये जो अभिक्रिया हम आपको बताएं, ये कौन सा अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबिलिटी को यह दर्शाता है, यानी यह यहाँ से वापस आएगा और फिर यह यहाँ से वापस आपका अभिकारक बन जाएगा। अभिकारक से उत्पाद बनेगा, उत्पाद से अभिकारक वापस बन जाएगा। तो इसको दर्शाने के लिए हम 2 गो उल्टे डायरेक्शन का, विपरीत दिशा का तीर का निशान देते हैं। जैसे देखिए, इसको यहाँ से ऐसे आधा तीर दिए और फिर यहाँ से वापस आधा तीर यहाँ दिए। इसका अर्थ हो गया कि यह अभिक्रिया यहाँ भी जा रहा है और यह अभिक्रिया का बनने वाला उत्पाद वापस अभिकारक भी बन रहा है। तो आधा तीर दे दिए कि यह यहाँ भी जा रहा है और फिर आधा तीर नीचे उल्टा डायरेक्शन में दे दिए कि यह यहाँ भी वापस आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को चलिए अब नोट करते हैं अच्छे से कॉपी पर। चलिए इसको नोट करिए। कॉपी में सबसे पहले एक अच्छा सा हेडिंग डालिए, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। फिर उसके बाद 1 नंबर दे के लिखिए, क्या लिखा है? रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे देखिए, गैस के लिए G से, ठोस के लिए S से, द्रव के लिए L से, जलीय विलयन के लिए AQ से दर्शाया जाता है। एगो एग्जाम्पल दे दिए, जैसे देखिए 3Fe सॉलिड में है प्लस 4H2O गैस में है प्लस Fe इक्वल टू बना आपका क्या? Fe3O4 सॉलिड में और 4H2 आपका गैस के रूप में उड़ गया। अब यह तीर का निशान कहाँ से दे दिए? तो ये अभी आगे बताने वाले हैं, तो इसीलिए हम इसमें दे दिए हैं, ठीक है। दूसरा नंबर दीजिए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं और
प्लस उष्मा तथा उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए समीकरण के बाईं ओर प्लस उष्मा लिख दिया जाता है। अब जैसे एग्जांपल देखिए, C+O2 एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो CO2 बना, प्लस उष्मा लिख दिए। अब देखिए यह एक उष्माशोषी अभिक्रिया है, हम लिख भी दिए हैं ब्रैकेट में, तो N2 + O2 प्लस उष्मा लिख दिए बाईं और इक्वल टू 2NO लिख दिए। और यहाँ पे भूलिएगा नहीं लिखना, लिख लीजिए नाइट्रिक, यह है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, दिख रहा है? नहीं दिख तो नहीं रहा है, हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा नाइट्रिक ऑक्साइड है ये। तो अच्छे से कॉपी में इसको पहले नोट कीजिए। चलिए नोट करिए तो इसको। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में गैस के उत्सर्जन होने पर गैस के सूत्र संकेत के ठीक बाद तीर का ऊपर वाला निशान दे दिया जाता है। एग्जाम्पल आपको देकर दिखा दिए हैं। उसी प्रकार अवक्षेप के बनने पर अवक्षेप के सूत्र या संकेत के बाद तीर का नीचे का डायरेक्शन में चिन्ह दिया जाता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दिए। और 5वां नंबर है, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल हो तो अभिकारक और प्रतिफल के बीच ये वाला सिंबल दिया जाता है, जो हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दिए। इसको अच्छे से नोट करिए। चलिए 5 नंबर लिखिए, क्या लिखा हुआ है? अभिक्रिया संपन्न होने में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है भाई, उत्प्रेरक। यह क्या है तो समझिएगा। उत्प्रेरक वैसा वस्तु है, या कहें तो केमिस्ट्री की भाषा में उत्प्रेरक वैसा पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करता है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो बिना उस खास उत्प्रेरक के बिना संपन्न होवे नहीं करेगा। अभी आपको एग्जांपल दे दिए हैं, यहाँ पे इसी में बताएंगे। या उत्प्रेरक का दूसरा कार्य भी है, तो समझिए डेफिनेशन के रूप में, उत्प्रेरक वैसा पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, वो 10 दिन में संपन्न होता है। अगर आप उसमें उचित उत्प्रेरक डाल देंगे तो वो 10 दिन के बदले 1 दिन में संपन्न हो जाएगा। तो उत्प्रेरक का 2 काम हो गया। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? उत्प्रेरक वैसा पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को या तो संपन्न करता है या तो उसकी दर को बढ़ाता है। तो इस चीज को लिख लेते हैं डेफिनेशन में, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे समझ जाइए इसका एग्जांपल में। जैसे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया, तो यहाँ पे क्या चीज का आवश्यक परिस्थिति लगा? वो माफ कीजिएगा, दाब का। तो 340 ATM लिख दिए कि इसकी उपस्थिति में यह मेथेनॉल को बनाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यह जो बनने वाला पदार्थ है यह है मेथेनॉल। ठीक है। अब दूसरा वाला एग्जांपल जरा ध्यान से देखिए, इसी में आपको उत्प्रेरक का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में मिलता है और आप क्या कहता है H2O, जो आपका पानी है, उसको लिक्विड अवस्था में मिलाइए और आप सूर्य की उपस्थिति में लाइए और देखिएगा एक कमाल का जादू होगा कि कुछ बनवे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है और यह जो पानी है, यह आपस में मिलकर सूर्य की उपस्थिति में ऐसे ग्लूकोज नहीं बना देता। यह जो फॉर्मूला है यह है आपका ग्लूकोज, यह ऐसे नहीं बना देता है। यहां पे देखिए नीचे क्या लिखे हैं, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है भाई? तो पेड़ पौधा का हरा हरा पत्ता देखे हैं ना, तो उन पत्तों में पाया जाता है। पेड़ पौधों का जो वो हरा रंग है पत्ता का, वो इसी क्लोरोफिल के वजह से होता है। आप सुने होंगे कि पेड़ पौधा अपने पत्तों से भोजन का निर्माण करता है। तो कैसे निर्माण करता है? तो वह उसके पत्ता में क्लोरोफिल पाया जाता है। और हम जानते हैं पेड़ पौधा का विकसित होने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपस्थिति आवश्यक है। तो ये बना दिए सूर्य। तो देखिए दोनों चीज हो गया। यहाँ पे क्लोरोफिल किस चीज का कार्य कर रहा है पता है? उत्प्रेरक का। तो यहाँ पे लिख दीजिए यह किसके रूप में कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक।
उत्प्रेरक के रूप में यह यहाँ पे कार्य कर रहा है। तो पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल लेता है जमीन से लिक्विड के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है जो हम लोग छोड़ते हैं, उसी को ग्रहण करता है। फिर दोनों को आपस में या अपने पत्ते में भोजन का निर्माण करता है। यह एक केमिकल प्रोसेस है या कहें तो रासायनिक अभिक्रिया है, जिसके द्वारा यह ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे से वह बढ़ता है या अपने तना को विकसित करता है या फलूल देता है। तो यह ग्लूकोज का निर्माण किया जो उसका जीने के लिए आवश्यक है, प्लस वह ऑक्सीजन भी बनाता है, और जो ऑक्सीजन उसके लिए अपशिष्ट है और वह ऑक्सीजन को त्याग देता है, और साथ ही साथ वह फिर जल का निर्माण करता है, और यह जल क्या होता है, पत्ता से ही वाष्पित हो जाता है, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वह बात की बात है, वह हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन कुल मिला के अभी आप समझ जाइए, ये जो पेड़ पौधा का पत्ता है यह कार्बन डाइऑक्साइड ले करके, जल ले करके, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेड़ पौधा हमारे लिए कितना आवश्यक है। एक तो हमारा अपशिष्ट हुआ लिया कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए जहरीला गैस है, इसको ले करके वह ऑक्सीजन जैसा शुद्ध गैस जो हमारे लिए जरूरी है उसको वह उत्सर्जन कर दिया। इसी वजह से पेड़ पौधा हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको समझा दिए उत्प्रेरक क्या है। उत्प्रेरक हो गया यहाँ पे क्लोरोफिल, जिसकी उपस्थिति के बिना यह अभिक्रिया हो ही नहीं सकता। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें ताप देने बिना आप इसको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पे ताप दे दिए, और ताप के जगह पे आप यहाँ पे त्रिभुज का निशान भी दे सकते हैं, जिसको कहते हैं डेल्टा। अब यहाँ पे उत्प्रेरक का आप डेफिनेशन लिखिए। उत्प्रेरक लिखिए, वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में ही लिखिए, में ही रासायनिक अभिक्रिया, वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में ही रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है या वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। चलिए, अब ये जो दर शब्द है इसको अच्छे से समझिए। दर से डरना नहीं है, ये जो दर है कुछ नहीं है, बस आप समझिए इसको गति कहते हैं। दर का अर्थ हो गया आपके भाषा में गति। अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, यानी अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। इसका इंग्लिश होता है दर शब्द का आपका इंग्लिश में रेट, ठीक है। तो अभिक्रिया को रेट को बढ़ाता है। अब सपोज करिए जैसे हम अभिक्रिया अब संपन्न कर रहे हैं, तो अब हमको संपन्न होने में 10 दिन टाइम लगेगा। तो अभिक्रिया कैसे कैसे चलेगा? धीरे 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 धीरे। अब कोई उत्प्रेरक आ गया, यानी कोई बदमाश बच्चा आ गया, वह क्या किया? हमको पीछे से धक्का दे दिया तो हम ऐसे ऐसे बढ़ गए। अब ऐसे ऐसे बढ़ गए तो वह क्या किया? मेरे लिए उत्प्रेरक का काम किया। जो चीज़ हम जो जगह 10 दिन में पहुंच रहे थे, वही उसका धक्का देने पे हम क्या हो गया? 1 दिन में ही पहुंच गए। वही काम करता है उत्प्रेरक। जो मेरा अभिक्रिया 10 दिन में संपन्न होने वाला था, उसी को वह गति प्रदान कर दिया। दर को बढ़ाने का अर्थ क्या हो गया? गति को प्रदान कर दिया, जिससे उसका अभिक्रिया को संपन्न होने में लगने वाला समय मेरा क्या हो गया? कम हो गया।
तो यह इतना सा बात है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आपको पिछले वीडियो में वादा किए थे कि यह आपका जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर वाला, इसको हम फिर से आपको बताएंगे। जब हम आपको भौतिक परिस्थिति को दर्शाना सिखा देंगे कि भौतिक परिस्थिति अभिक्रिया में किस प्रकार से संकेत से दर्शाया जाता है, तब उसके बाद आपको यह प्रश्न दोबारा कराया जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन? निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, जल्दी से देखिए। 3 नंबर का 1, जल में बेरियम क्लोराइड। अब हम बोले थे जल में बेरियम क्लोराइड बोले या बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन बोले, बतवा एक के है। तो बेरियम क्लोराइड का पहले फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2। अब जल में है यानी AQ डॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा सोडियम सल्फेट के विलयन। अब सोडियम सल्फेट का विलयन जब भी बोले और जलीय शब्द नहीं भी बोले तो आपको समझना है कि वह जलीय विलयन में ही है। तो सोडियम सल्फेट तो Na2SO4 ले लिए सोडियम सल्फेट, इसका जलीय विलयन तो AQ डॉट। अभिक्रिया करके क्या बनाता है देखिए, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा O घुलनशील। पहले देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं सोडियम क्लोराइड का विलयन तो NaCl, इसका विलयन है तो हम AQ डॉट लिखेंगे, विलयन का अर्थ AQ, ठीक है। O घुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप BaSO4, यह O घुलनशील है, विलयन में O घुलनशील है। हम जानते हैं अवक्षेप कैसा पदार्थ होता है जो विलयन में घुलता नहीं है, विलयन से अलग हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें बोल रहा है यह अवक्षेप है, तो दोनों बतवा बोलिए रहा है। तो अवक्षेप का अर्थ हो गया तीर नीचे की ओर। यह हो गया आपका रासायनिक समीकरण भौतिक अवस्था के साथ। अब बात रहा है इसको संतुलित करने का, तो चलिए संतुलित करते हैं। बेरियम एगो, ठीक है। Cl2 क्लोरीन मेरा यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे क्लोरीन 1 के गो है, तो 2 से हम गुना कर दिए। अब 2 से गुना किए तो मेरा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सोडियम 2 गो हो गया है, 2 गो सोडियम है। अब क्लोरीन 2 गो तो हम संतुलित करिए दिए हैं। अब SO4 देखते हैं। SO4 यहाँ पर एगो, SO4 यहाँ पर एगो, ठीक है। बेरियम एगो, यह मेरा अभिक्रिया शायद संतुलित हो चुका है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। अब ब्रैकेट में दे ही दिया है जल में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। अब जल में है तो AQ डॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन HCl। अब यह भी विलयन है तो AQ डॉट, ठीक है। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है तो NaCl। अब ये इसका विलयन बन रहा है तो AQ डॉट, और जल बना रहा है तो जल का फॉर्मूला होता है H2O, और जल है तो जल तो लिक्विड होवे करता है, बन गया। अब इसको बात रहा हमको समीकरण को संतुलित करने का, तो देखिए कैसे होता है। सोडियम एगो OH आपका H2O यानी हाइड्रोजन 2 गो है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एगो 2 हाइड्रोजन हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया, H2O हो गया, क्लोरीन एगो। तो ये मेरा समीकरण संतुलित है, पहले से आप अच्छे से देख लीजिए। आपको हम समीकरण संतुलित करने सिखा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं यह समीकरण भी संतुलित है। चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, इसी तरह रिवीजन करें और ये सारी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताएंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से।